हमारे स्टूडेंट्स ने सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री के एक मिनी प्रोजेक्ट बनाया है, नॉन कॉन्टैक्ट एसी लाइन एंड न्यूट्रल डिटेक्टर। तो ये सर्किट क्या कैसे वर्क करती है, किस प्रिंसिपल पे काम करती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको बनाने के लिए जो है हमें एक 9 वोल्ट की बैटरी चाहिए। देखिए ये प्रोजेक्ट ये रखा हुआ है, और BC 547 3 ट्रांजिस्टर चाहिए, 1 मेगा ओम, 100 किलो ओम, 220 ओम और एक LED ब्रेडबोर्ड, कॉपर वायर सीट, ये सारी चीज़ें हैं। और वर्क करता है ये कैपेसिटिव प्रिंसिपल पे और एम्पलीफिकेशन पे। तो कैसे वर्क करता है ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ये है इसकी मेन सर्किट जो ब्रेडबोर्ड पे अभी बनी हुई है। अगर आप देखेंगे डार्लिंगटन पेयर सर्किट, यहाँ पे 3 ट्रांजिस्टर यूज किया है, BC 547 ट्रांजिस्टर, और कॉपर वायर यूज किया है सेंस करने के लिए। और पहला ट्रांजिस्टर, दूसरा ट्रांजिस्टर, तीसरा ट्रांजिस्टर, पहले ट्रांजिस्टर के इमीटर दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस में इनपुट होगा, और इस दूसरे ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट है इमीटर करंट, वो तीसरे ट्रांजिस्टर का के बेस में इंटर करेगा। तो इस तरीके से ये डार्लिंगटन पेयर बनाया गया है, जिससे कि एम्पलीफिकेशन की कैस्केडिंग हो जाए और गेन काफ़ी बढ़ जाए। तो ये पूरी सर्किट बनी हुई है। इसमें जो ट्रांजिस्टर है BC 547, ये देखिए हमारे पास है जो इसमें लगा हुआ है। अब BC 547 में हम इमीटर, कलेक्टर और बेस कैसे पता करेंगे। ये NPN ट्रांजिस्टर है जिसका गेन अराउंड 200 के करीब होता है। तो फ्लैट साइड से अगर हम इसे देखेंगे, देखिए इसमें एक साइड कर्व्ड होती है, ये कर्व्ड साइड है और ये फ्लैट साइड है। तो फ्लैट साइड से जो लेफ्ट में है फर्स्ट पिन है वो कलेक्टर, बीच की पिन बेस और राइट साइड की पिन इमीटर। तो इस तरीके से कलेक्टर, बेस, इमीटर इसका हम पहचानते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस सर्किट के अनुसार ब्रेडबोर्ड पे कनेक्शन हुआ है, पहला ट्रांजिस्टर, दूसरा ट्रांजिस्टर, तीसरा ट्रांजिस्टर, और इस ट्रांजिस्टर के बेस पे, बीच वाली पिन पे, पहले ट्रांजिस्टर के बेस के बीच वाली पिन पे हमने ये रेजिस्टेंस कॉपर वायर लगाया है जो कि सेंस करेगा। ये येलो कलर का देखिए वायर, आगे कॉपर वायर खुला हुआ है। और इसके कलेक्टर से 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस, जो कि हमारी ये पॉजिटिव लाइन है, जो बैटरी की पॉजिटिव लाइन, ये ऊपर की ब्रेडबोर्ड के ऊपर की लाइन पॉजिटिव लाइन है। तो इस पे 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस कलेक्टर से। फिर ये तीसरी पिन इमीटर है, इमीटर को हमने दूसरे ट्रांजिस्टर के देखिए बेस पे लगाया है, दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस पे, ये रेड वायर से। और इसका इमीटर दूसरे पिन के बेस, तीसरे ट्रांजिस्टर के बेस से। और इस तीसरे ट्रांजिस्टर का जो इमीटर है वो डायरेक्ट बैटरी के ब्लैक वायर से देखिए नेगेटिव से लगा हुआ है। और यहाँ अगर हम सर्किट में देखें तो ये देखिए बैटरी है, 9 वोल्ट की बैटरी का निगेटिव इमीटर पे लगा हुआ है। अब ये LED एज ए इंडिकेटर यहाँ पे जलेगी। अगर फेज के पास डिटेक्ट होगा, फेज वायर के पास हम लेके जाएंगे अपने इस कॉपर वायर को, तो जो है फेज डिटेक्ट होगा। अगर फेज होगा तो LED जल जाएगी, LED ग्लो कर जाएगी। और अगर न्यूट्रल होगा तो LED नहीं ग्लो करेगी। तो बेसिकली ये LED ग्लो कैसे करेगी, LED तभी ग्लो करेगी जब ये, मान लीजिए हमने यहाँ पे स्विच नहीं लगाया, ब्रेडबोर्ड यूज कर रहे हैं तो स्विच को नहीं लगाया है, तो 9 वोल्ट डायरेक्ट बैटरी के LED के पॉजिटिव पे पहुंचा हुआ है, लेकिन तो निगेटिव जो है इमीटर पे पहुंचा हुआ है। अगर ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, कलेक्टर टू इमीटर कनेक्ट हो जाएगा, तो जो है LED को निगेटिव मिल जाएगा इस 220 ओम के रेजिस्टेंस के साथ, और हमारी LED ग्लो कर जाएगी। तो इसका मतलब इस ट्रांजिस्टर को ऑन करना है, थर्ड ट्रांजिस्टर को ऑन करना है। अब थर्ड ट्रांजिस्टर ऑन कैसे होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये NPN ट्रांजिस्टर है, BJT जो है करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। तो अगर हम इसके बेस पे सफिशिएंट करंट देते हैं तो ये जो है, और कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज प्रॉपर बनता है VC, तो ये एक्टिव मोड में या सैचुरेशन मोड में जाके ऑन हो जाएगा, और करंट फ्लो होने लगेगी कलेक्टर से और इमीटर से। तो अगर कलेक्टर टू इमीटर करंट फ्लो होगी तो जाहिर सी बात है LED के अंदर से भी करंट फ्लो होगी और LED ग्लो कर जाएगा। तो अब इसको ऑन होने के लिए, इस थर्ड ट्रांजिस्टर को ऑन होने के लिए ये यहाँ पे बेस करंट आनी चाहिए। ये बेस करंट कहाँ से आएगी, जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो इसके इमीटर से करंट फ्लो होगी जो कि इसका बेस बन जाएगी। इसमें बेस करंट कहाँ से आएगी, जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा।
और ये ट्रांजिस्टर फर्स्ट ट्रांजिस्टर ऑन तभी होगा जब यहाँ पे जो है इसमें कोई बेस करंट फ्लो करेगी। अब इसमें बेस करंट कब फ्लो करेगी? जब ये कॉपर वायर में कैपेसिटिव इफेक्ट आएगा और यहाँ पे कोई फेज या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट मौजूद होगी। तो इस तरीके से ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अब 3 ट्रांजिस्टर इसलिए लगाया गया है कि गेन को बढ़ाने के लिए। सपोज करिए हमारी एलईडी 10 मिली एम्पियर पे प्रॉपर ग्लो करती है, तो कलेक्टर करंट आईसी कितना हो जाना चाहिए? 10 मिली एम्पियर। तो अगर यहाँ पे आईसी 10 मिली एम्पियर होगा और हम इसका गेन 100 मान लें थोड़ी देर के लिए, तो इसका मतलब इसकी बेस करंट कितनी होनी चाहिए? 0.1 मिली एम्पियर। अब अगर इसका बेस करंट 0.1 मिली एम्पियर होना चाहिए, तो इसका मतलब इसका इमीटर करंट 0.1 मिली एम्पियर होना चाहिए। तो अगर हम इसका भी गेन 100 मानते हैं, तो इसका जो है इस सेकेंड ट्रांजिस्टर पे जो बेस करंट होनी चाहिए ये इससे भी 100 टाइम्स कम, मतलब 0.001 मिली एम्पियर होनी चाहिए। तो 0.001 मिली एम्पियर। अब 0.001 मिली एम्पियर अगर इसकी बेस करंट है, तो इसका मतलब इसका इमीटर करंट 0.001 मिली एम्पियर होगा। डेट मीन्स यहाँ पे बेस करंट 0.00001 मिली एम्पियर होनी चाहिए, या कह सकते हैं 10 माइक्रो एम्पियर करंट होनी चाहिए। तो जब 0.001 मिली एम्पियर या 10 माइक्रो एम्पियर करंट इस कॉपर वायर से कैपेसिटिव इफेक्ट से जनरेट होगी सेंस करके, तो यहाँ पे 0.0001 मिली एम्पियर होगी, बट यहाँ पे 100 टाइम्स बढ़ के 0.001 मिली एम्पियर हो जाएगा। अब यहाँ से 100 टाइम्स एम्पलीफाई हो गई ये 0.1 मिली एम्पियर हो जाएगा, और यहाँ से 100 टाइम एम्पलीफाई हो गई ये 10 मिली एम्पियर हो जाएगा। और जब 10 मिली एम्पियर हो जाएगा तो हमारी एलईडी प्रॉपर ग्लो करने लगेगी। तो ये इसका प्रिंसिपल है। 3 स्टेज में हमने एम्पलीफिकेशन किया है। डार्लिंगटन पेयर जो हम लोग पढ़ते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसी सर्किट का एप्लीकेशन यहाँ पे यूज किया है। डार्लिंगटन पेयर मीन्स अगर 2 ट्रांजिस्टर जिसमें एक का इमीटर दूसरे के बेस में चला जाए, कैस्केडिंग कर दी जाए 2 एम्पलीफायर की, तो वो डार्लिंगटन पेयर बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इसमें ट्रांजिस्टर हमने BC547 लिया, इसका कलेक्टर बेस इमीटर हमने सर्किट आपको समझा दी पहले ही ब्रेडबोर्ड पे। तो ये देखिए सर्किट इसी तरीके से बनी हुई है। ये बेस है जो कि सेंसिंग वायर होगा। अब ये बाइसिंग रेजिस्टेंसेज लगे हैं 1 मेगा ओम, 100 किलो ओम और 220 ओम। 220 ओम से यहाँ पे एलईडी के करंट को कंट्रोल करने के लिए हमने 220 ओम लगाया है। 1 मेगा ओम रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा है। जितना ही ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही सेंसिटिविटी पहले ट्रांजिस्टर के केस में ज़्यादा मिलेगी हमें, तो इसलिए हमने यहाँ पे बड़ा रेजिस्टेंस लगाया, 1 मेगा ओम लगाया, सेकंड वाले में 100। ये हमारी डीसी एनालिसिस की चीज़ है, तो हमने उसी डीसी एनालिसिस को करके, जिससे हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में ही रहे, हमने रेजिस्टेंसेज चूज किए हैं। अब इसको हम एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। अब देखिए इसकी वर्किंग हम लोग देखते हैं एसी लाइन, नॉन कॉन्टैक्ट एसी लाइन एंड न्यूट्रल डिटेक्टर की। तो कॉन्टैक्ट हमें नहीं कराना है, वायर हमारा दूर रहेगा। ये वायर देखिए, ये बोर्ड है, स्विच बोर्ड है, यहाँ से इधर दिखाना जहाँ से वायर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये वायर आ रहा है, इसमें फेज न्यूट्रल दोनों वायर है। ये न्यूट्रल वायर है, हमने यहाँ पे लेबलिंग कर रखी है जिससे आपको समझ में आए। तो ये न्यूट्रल वायर को हम अगर लेके जा रहे हैं पास में, तो देखिए एलईडी पे कोई ग्लो नहीं आ रहा है, कितना भी पास ले जाएं, कितना भी दूर ले जाएं, क्योंकि इसमें न्यूट्रल है, इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो यहाँ पे कैपेसिटिव इफेक्ट नहीं फॉर्म हो रहा होगा। पहले वायर में भी चार्ज नहीं है, और जब पहले वायर में ही चार्ज नहीं है, वोल्टेज नहीं है, तो दूसरे में जनरेट होने के कोई चांसेज नहीं है। तो ये न्यूट्रल में एलईडी नहीं ग्लो करी। अब ये हमारा दूसरा फेज वायर है, देखिए इसमें हमने फेज की लेबलिंग कर रखी है। तो अगर हम फेज वायर को पास में लेके आएंगे, देखिए हल्की हल्की एलईडी ग्लो होने लगी है। जैसे जैसे हम पास में जा रहे हैं एलईडी का ग्लो बढ़ता चला जा रहा है। अभी ये टच नहीं हुआ है, नॉन कॉन्टैक्ट ही है। देखिए हम नीचे भी लेके जा रहे हैं, नॉन कॉन्टैक्ट में है, लेकिन तो एलईडी ग्लो कर रही है। जैसे जैसे दूर जा रहे हैं एलईडी हल्की होती जा रही है, जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं एलईडी का ग्लोनेस बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये फेज है, मतलब इसमें 220 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक कैपेसिटर इफेक्ट बन रहा है। फर्स्ट प्लेट हमारी फेज वायर बन रही है जिस पे 220 वोल्ट है, और सेकंड प्लेट हमारी एक कॉपर वायर बन रहा है जो कि बेस पे लगा हुआ है। तो अगर यहाँ पे कैपेसिटिंग इफेक्ट के नाते एक कैपेसिटर फॉर्मेशन हो रहा है, बीच में एयर कैपेसिटर है, एयर है, जितना पास में हम आते जा रहे हैं डिस्टेंस कम होती जा रही है, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई D से D कम होने पे हमारा कैपेसिटेंस बढ़ता चला जा रहा है और कैपेसिटिव इफेक्ट मजबूत होता जा रहा है। उससे क्या हो रहा है कि एक बेस में करंट
माइन्यूट करंट, वो जो कि 10 माइक्रो एम्पियर या 1 माइक्रो एम्पियर की रेंज की है, ये हमने मल्टीमीटर से मेजर करके देखा था, तो वो फॉर्म होती जाती है। और जब वो 1 माइक्रो एम्पियर करंट इस पहले ट्रांजिस्टर को ऑन करती है और उससे जो है हमारा दूसरा ट्रांजिस्टर ऑन होता है और उससे फिर हमारा दूसरा ट्रांजिस्टर तीसरे ट्रांजिस्टर को ऑन करता है और गेन बढ़ता जाता है, और लास्ट में हमारी एलईडी जो कि 10 मिली एम्पियर पे अच्छे से ग्लो करती है, तो 10 मिली एम्पियर से मिल जाता है 3 कैस्केडिंग करने के नाते, ट्रांजिस्टर के एम्पलीफिकेशन के नाते। ये देखिए हम फिर से अभी फेज वायर को ही लेके जा रहे हैं बार बार, तो ये पास में आ रहा है, तो इस और ये न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर पे कोई भी ग्लो नहीं हो रहा है, जबकि फेज वायर पे देखिए आप, फेज वायर को हम पास में लेके जा रहे हैं तो ग्लो हो रही है एलईडी। तो अब इसका यूज क्या है, जैसे हमारे घर में टेस्टर होता है, हम टेस्टर से सॉकेट में लगा के फेज और न्यूट्रल को चेक करते हैं, या वायर के एंड पे कॉन्टैक्ट बना के चेक करते हैं। तो एक तो ये हो जाएगा कि हम किसी भी वायर में फेज किस में है, न्यूट्रल किस में है, अगर कोई लंबा वायर है तो उसमें हम इसके थ्रू लेके जाएंगे उसको उसके पास में, और जैसे ही हम न्यूट्रल के पास जाएंगे तो ग्लो नहीं होगा, देखिए न्यूट्रल के पास है ग्लो नहीं हो रहा होगा, और ये फेज के पास होंगे तो दूर से ही ग्लो होने लगा। अब इसमें आपने देखा होगा कि न्यूट्रल वायर टच हो जाने पे ग्लो हो गया था, क्योंकि टच होने के बाद वो हमारी बॉडी से एक कैपेसिटर फॉर्मेशन हुआ, तो टच नहीं, बिना नॉन कांटेक्ट में न्यूट्रल से टच लाइट नहीं जलेगी, एलईडी नहीं जलेगी। लेकिन इसमें देखिए एयर है अभी बीच में, नॉन कांटेक्ट होने के बाद भी, क्योंकि इसमें फेज है इसलिए लाइट जल रही है, और जितना पास जाते जा रहे हैं अभी भी टच नहीं है, लेकिन एलईडी प्रॉपर ग्लो कर रही है बिना टच हुए ही। तो ये हमारा इसका दूसरा यूज क्या होता है कि कई बार वायर पंक्चर हो जाता है, जैसे कोई लंबा वायर है 50 मीटर का खिंचा हुआ है और वो ऊपर से इंटैक्ट है, उसकी कोटिंग इंटैक्ट है, प्लास्टिक की कोटिंग पूरी इंटैक्ट है, उसमें हमें नहीं समझ में आ रहा है ये कहाँ, लेकिन अंदर से उसकी धूप लगने के नाते या रस्ट लगने के नाते, बाहर पड़े होने के नाते अंदर से एल्युमिनियम या कॉपर उसके अंदर का ब्रेक कर जाता है, उसको कहते हैं वायर का पंक्चर होना इलेक्ट्रिकल की भाषा में, कि ऊपर से सही हो, ऊपर से टूट जाएगा तो हमें पहले ही पता चल जाएगा, लेकिन अंदर से ब्रेक हुआ है तो उसमें हम अपने फेज को ऐसे पास लाते जाएंगे, हमारी एलईडी जलती रहेगी, इसका मतलब यहाँ तक कनेक्शन है, और जैसे ही जहाँ के बाद एलईडी जलना बंद हो जाएगी तो हम अपने पंक्चर वायर को भी इसके थ्रू पता कर सकते हैं। जैसे ये देखिए पास पास में जा रहे हैं हम फेज की, लाइट लगातार एलईडी जल रही है, इसका मतलब ये वायर में फेज आ रहा है, अगर ये कहीं से टूटा होता तो वहीं पे आना बंद हो जाता। तो इस तरीके से 50 मीटर 100 मीटर के लंबे इंस्टॉलेशन में हम वायर को ढूंढ सकते हैं कि एक्चुअल में वो कहाँ से ब्रेक हुआ है, अगर उसमें फेज है तो जहाँ से, तो ये दूसरा इसका एप्लीकेशन हो जाता है। तो तीसरा है किसी पैनल में सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है, उस तरीके से हमारे आजकल मार्केट में भी आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज या लाइन डिटेक्टर, जिससे हम देख सकते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे लाइन है, हॉट है कि नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज है कि नहीं है। तो ये इसका एप्लीकेशन है, लेकिन इसको जो है अभी एक्चुअल में वर्क कैसे करता होगा, इसका वर्किंग प्रिंसिपल